कांग्रेस के बारे में बातचीत की थी और देखा था कि एक संस्था के रूप में लगातार 4 साल जानबूझ के कांग्रेस को ऐसे प्रमोट किया गया कि जैसे कांग्रेस सबकी साझे की पार्टी हो और हर किसी के फ़ायदे के लिए बनी हो। जब क्लास में टीचर आ जाए तो बातचीत नहीं करनी किसी को भी, उससे पहले कितनी बातचीत करो। अब जब क्लास में टीचर आ गया समझ में नहीं आ रही एक तो कभी भी, अब बिल्कुल शांत रहो। ये 4 साल ये दिखाते हैं कि कांग्रेस को प्रेजेंट ऐसे किया गया कि कांग्रेस सबके साझे की पार्टी। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि पारसियों के मन में, हिंदुओं के मन में, मुसलमानों के मन में, या दिखावटी ही सही अंग्रेज़ों के मन में ये बात आए कि हम सबका साझा फ़ायदा करने वाली है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, जिसको क्या नाम दिया? किसने नाम दिया? ये इंडियन नेशनल यूनियन का ही बदला हुआ रूप INC बना है ना। ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने देखा कांग्रेस के बहुत सारे रूप बदले। इन बदलते रूपों में 3 चरण हम लोग मेनली पढ़ते हैं, जिसको कहा जाता है कांग्रेस के चरण। इसमें सबसे पहला चरण था 1885 से 1905 और सेकेंड पीरियड इसका 1905 से 1919 और थर्ड फेज 1919 से 1947, यानी जब तक आज़ादी नहीं मिली तब तक अब तीसरे चरण में चले। और इस चरण को हम खास तौर पे कहते हैं, ये गांधी युग था या गांधी काल था। जो इसके ऊपर वाला काल था, इसमें कांग्रेस में बहुत बड़ा एक बंटवारा हुआ था यहाँ 1905 के बाद। और इस काल में कांग्रेस की फूट दिखी थी हमें, कहीं गरम और कहीं नरम दल। नरम जिनके पास पैसा था पर ताकत नहीं थी, गरम जिनके पास ताकत थी पर पैसा नहीं था। और फर्स्ट स्टेज में हमने देखा था जिनका काल था ये उदारवादी थे। इस फर्स्ट से सेकंड आने का कारण था 1905 में एक बहुत बड़ा डिसीजन इन अंग्रेज़ों ने लिया और इन्होंने हमारे बहुत बड़े बंगाल का विभाजन कर दिया। बंग भंग सब जानते हैं, लॉर्ड कर्जन ने किया। झूठ कहा गया कि हम प्रशासन को आसानी से चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये थी कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार डालने का काम इस बंगाल विभाजन को टारगेट बना के किया गया। और इसका एक कारण ये भी था कि जो बंगाली लोग हैं, इन लोगों को फील हो कि हम लोग सेफ नहीं हैं अगर हम लोग इस इलाके में हैं। तो बेसिकली एक कम्युनिटी मान लो, रिलीजन मान लो, इनके मन में फूट डालने का काम इसने किया। और चाहे हमने हिंदू मुसलमानों ने रक्षाबंधन मनाया, लेकिन हाँ, ये हिंदू और मुसलमानों के मन में भी आया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हिंदू मुसलमानों का शायद हित नहीं चाहते या शायद मुसलमान नहीं चाहते। और यही हमारी कमज़ोरी 1906 में दिखी, जब हमने क्या देखा, क्या बन गई। और इस मुस्लिम लीग को बनाने में 2 बहुत बड़े नाम हैं, आगा खां और सलीमुल्लाह। ढाका में इन लोगों ने काम किया, एक बड़ा संगठन बना लिया और अपने संगठन को समझाया कि तुम अंग्रेज़ों के हमेशा फेवर में बात करना, अंग्रेज़ों से उल्टा नहीं बोलोगे ना, उनको बुरा बोलोगे, और मुसलमानों की को आगे बढ़ाने की बात करना। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ों के प्रति जो ये निष्ठा दिखा रहे थे ना, इसमें गड़बड़ होने वाली थी। क्योंकि अंग्रेज़ अब इसका फ़ायदा उठाएंगे कि ये मुझे अपना समझ रहे हैं, आगे जाके गद्दारी अंग्रेज़ इनसे भी करेंगे। और शायद यही कारण होगा कि 1916 में इनके बिखराव के बाद इनको वापस जुड़ना पड़ेगा। किन किन लोगों को? कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग को। और ये लखनऊ में एक पैक्ट होगा जिसको लखनऊ समझौता कहा जाता है, क्योंकि इनको भी समझ में आया होगा कि अंग्रेज़ भले इनके भी नहीं हैं, हमारे नहीं हैं तो इनके भी नहीं, किसी के भले नहीं अंग्रेज़। और इन्हीं कारणों के कारण धीरे धीरे आपके देश में कांग्रेस कमज़ोर पड़ेगी पार्टी के रूप में और एक आदमी उभरने लग जाएगा। क्या नाम था इनका? महात्मा गांधी, जिनकी 22 साल बाद कब वापसी हुई थी? 9 जनवरी 1915। और इस वापसी के बाद इन्होंने GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इसी साल एक्सपायर भी हो गए, फरवरी 15 फरवरी के आसपास, उनसे गुरु मंत्र ले लिया कि जब तक तुम लोगों के मन में क्या है, जनता क्या चाहती है, ये ना समझ जाओ, तब तक कुछ भी डिसीजन मत लेना। और शायद यही कारण था कि महात्मा गांधी पूरा 1915 उतार गए, पूरा 1916। 1917 में गांधी ने, कल मैंने आपको बताया था, चंपारण में क्या प्रॉब्लम थी, वो क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? तिनकठिया। कितने में से कितना हिस्सा था ये? 20 में से सबसे उपजाऊ 3 हिस्सों पर नील पैदा करना। और एक जमींदार था, बड़ा किसान, जिसने इनको इनवाइट किया चंपारण में। और यहाँ 4 वकीलों में एक वकील थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और बाद में जाके ये भारत के राष्ट्रपति भी बनेंगे। ठीक है, यहाँ से महात्मा गांधी थोड़े से एक लोकल लेवल पे लीडर कहलाए, लेकिन अभी बात बड़ी नहीं थी। इसके बाद 1917 के बाद 1918 ये तो पहला हमें याद ही है चंपारण। सेकंड वाले का नाम था अहमदाबाद। और यहाँ आपको पूरी कहानी पता है, मिल मजदूरों की 20% 50% की पंगेबाजी गांधी ने कितने % करवाई? 35%। और यहाँ महात्मा गांधी की जय जयकार। महात्मा नाम तो यहीं मिल गया था, किसने दिया था?
टैगोर ने। इसके बाद आया खेड़ा। पेपर में ना अरेंज करने आते हैं, कौन सा पहला कौन सा बाद में। पहले अ आएगा, फिर ख आएगा, अ आ ई पहले पढ़ाते हैं ना स्वर, फिर क ख ग। सबसे पहला तो डिस्प्यूट है ही नहीं चंपारण का, उसके बाद अ वाला, उसके बाद खेड़ा। यहाँ क्रॉप फेलियर हुआ था तो सिर्फ किसान इन्वॉल्व थे, हमारे तुम्हारे जैसे। यहाँ इन्वॉल्व थे मिल के मालिक और मिल के मजदूर, और जो सबसे पहला है इसमें नील पैदा करने वाले किसान। तो ये अलग अलग कैटेगरी थी। 1914 से 1918 पूरी धरती पर एक वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो महात्मा गांधी जब भारत आए थे ना, कब आए थे? 1915। आते ही गांधी से किसी ने पूछा कि क्या भारतीयों को युद्ध में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन लड़ रहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा बिल्कुल, और मैं खुद कहता हूं कि इंडियन लड़कों को जितना हो सके अंग्रेजों की फौजों में शामिल होकर लड़ना चाहिए। यानी ब्रिटेन का सहयोग करने की नीति महात्मा गांधी ने अपनाई। कौन से वर्ल्ड वॉर में? क्योंकि शायद गांधी को था कि आने वाले दौर में कुछ चेंजेस आएंगे और ये इंडियंस जो है इनका फायदा अंग्रेज करेंगे। लेकिन ये गलतफहमी साबित हुई, क्योंकि अंग्रेजों को के कान पे जू नहीं रहेंगी। कितना ही हमने कहा, अनुनय विनय किया, ये नहीं माने। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, गांधी जी की भी समझ में आ गया कि ये बेवकूफ़ी भरा डिसीजन मैंने ले लिया, और इंडियंस की नज़रों में भी गिरे गांधी। क्योंकि गांधी को किसी ने कहा था कि ये अंग्रेज सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट है। सार्जेंट बेसिकली एक पोस्ट का नाम है, तब भी थी, आज भी है। आज एयरफोर्स में एक पोस्ट होती है, सर्जेंट लिखते हैं उसको। सार्जेंट और सर्जेंट एक ही चीज़ है। तो अंग्रेजों का सर्जेंट कहा था महात्मा गांधी को। ये बेइज्जती है कि गांधी अंग्रेजों का आदमी है और इंडियंस की भर्ती फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेना में करा रहा है। तो ये जो है ना नेगेटिव चीज़, ये गांधी की समझ में 1918 में आई। और शायद यही कारण है कि तब महात्मा गांधी ने इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने एक देश के साथ इल ट्रीटमेंट किया। कौन से देश के साथ? तुर्की में कौन सी कम्युनिटी थी, हिंदू या मुसलमान? मध्यकालीन भारत याद है, तुर्की से ही तुम्हारे ऊपर आक्रमण हुए थे, अरबी तुर्की। तुर्की में भरे पड़े थे बहुत ज़्यादा मुसलमान। इनफैक्ट मुसलमानों का ही देश था तुर्की। इस तुर्की में ना एक आदमी था खलीफा, सबसे बड़ी पोस्ट, पूरी धरती के मुसलमान मानते थे। खलीफा ने जो कह दिया वो हमें मानना है। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया, जब ये हारा ना तुर्की, इस तुर्की के खलीफा को अपदस्थ कर दिया कि भाग यहाँ से, कौन खलीफा पलीफा, कोई खलीफा पलीफा नहीं है। तो ये बेइज्जती सिर्फ तुर्की की नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड जितने मुसलमान हैं सबने माना कि अगर हमारे खलीफा की इज्जत नहीं करते तो हमें भी झूठ मूठ में क्यों बहला रहे हैं कि हम तुम्हारे भले हैं। और एक पूरा आंदोलन छिड़ा पूरी धरती पर, जिसको नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। ये खलीफा को वापस से बैठाने के लिए था। ये पूरी धरती के मुसलमान एक हो गए और इन्होंने मैसेंजर्स भेजे अपने जैसे आदमी कि भाई जाओ सब देशों को मोटिवेट रखो कि अंग्रेजों के खिलाफ काम करें। तो 2-4 आदमी हमारे देश में भी आए कि भाई यहाँ मुसलमानों को बताना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं अंग्रेज। जब यहाँ आए ना, तो यहाँ मुसलमानों के लीडर जिन्ना थे। तो जिन्ना ने कहा भैया हमें माफ़ करो और हम अंग्रेजों के खिलाफ तुम्हारे आंदोलन में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि हम अपनी आज़ादी के लिए लड़े या तुम्हारे खिलाफत के लिए लड़े। तो उन्होंने कहा कि बहुत दुख हुआ भाई, तुम मुसलमान होकर ऐसी बात कर रहे हो, थोड़ी सी साउंड कम कर दो, बहुत थोड़ी सी। तो जिन्ना ने तो मना कर दिया। लेकिन उस टाइम पे गांधी को फील हुआ कि ये मौका है जब मैं देश के सारे मुसलमानों को लीड कर सकता हूँ। और गांधी ने खलीफा के विरुद्ध जो ये एक अभियान अंग्रेजों ने चलाया, इसको कहा कि मैं खलीफा के साथ हूँ। कितनी अजीब बात है, मुसलमान लीडर कह रहे हैं मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने देश का पहले देखूंगा उसके बाद डिसाइड करूंगा। ये कह रहे हैं गांधी जी कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ और मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में मैं हेल्प करूंगा। तो इतने खुश हुए कुछ मुसलमान कि उन्होंने कहा गांधी सच में हिंदू है लेकिन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और उन्होंने इनको खिलाफत कमेटी बनाई एक भारत में, उसका हेड बना दिया। ठीक है, खिलाफत कमेटी का मुखिया बना दिया। कितनी अजीब बात देखो, आदमी सारे जितने इकट्ठे हुए मुसलमान हैं, जिसको हटाया गया वो तुर्की जो कि मुस्लिम बाहुल है ही, मुस्लिम कंट्री, उसके हेड को। जब एक मुसलमान को ये बात बताई जिन्ना को, तो उन्होंने कहा हमारे बस की नहीं है तुम्हारी हेल्प करना, हम तो खुद ही दुखी हैं, खुद ही परेशान हैं अपने देश में, और हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम पे उनकी हेल्प के लिए गांधी खड़े हुए, और इसीलिए जितने मुसलमान फेवर में थे खिलाफत के, उन सब ने खिलाफत कमेटी का मुखिया किसको बना दिया? महात्मा गांधी। और गांधी ने पूरे देश के मुसलमानों को एक मैसेज दिया कि हम सब जितने हिंदू हैं ना भारत के, ये सब आपके साथ हैं और आपके सगे मान के रहो। आप ये मत मानो कि आप और हम अलग हैं। यानी हिंदू मुस्लिम एकता का सही टाइम पीरियड पहचान लिया गांधी जी ने, और हिंदू मुस्लिम एकता फील कराई मुसलमानों को कि देखो तुम कितने थे, कुछ परसेंट ना, तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम्हारे साथ ये 88% हिंदू खड़े हो गए, और इसलिए तुम्हारा आंदोलन बहुत बड़ा बन जाएगा। कौन सा आंदोलन था ये? ऐसा नहीं है कि गांधी जी बेवकूफ़ हैं, वो समझदार हैं। उन्हें पता है अगर सारे मुसलमानों का साथ देंगे तो हिंदुओं के फेवर में कल को मुसलमान भी आएंगे। और इसी का एग्जाम्पल है अगले ही साल 1920 में महात्मा गांधी ने देखा कि अब बहुत बढ़िया टाइम है, हिंदू मुसलमानों की एकता चल रही है, अंग्रेज़ों को हम भी अपना दुश्मन मान रहे हैं और मुसलमान भी, और दोनों एक साथ हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा थॉट दिया कि क्यों ना हम अंग्रेज़ों के साथ कोऑपरेशन करना बंद कर दें और एक आंदोलन चला दें जिसको क्या नाम दिया जाए? असहयोग, यानी नॉन कोऑपरेशन। हम
अंग्रेज़ों को कोऑपरेट ना करें। किसी भी देश पे राज करने के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे राजा की भी बात करें, राजा को भी ना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रजा उसका कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड हो। अगर प्रजा किसी देश की हेल्प ना करे ना तो राजा लंबा नहीं टिकता, क्योंकि प्रजा में से ही सैनिक होते हैं, प्रजा में से ही किसान होते हैं, प्रजा ही टैक्स देती है। राजा के पास ना तो पर्सनल कोई अपनी सेना होती कि उसके परिवार की सेना है, वो जितने लोगों को भर्ती करता है आप और हम ही तो होते हैं। आज अगर देखें तो आपके देश में राजा पीएम को माने, पीएम का जितना काम चल रहा है क्या उसमें आप हम किसी भी तरह से शामिल हैं या नहीं है? सब कुछ में तो है, किसान हमारे, नौजवान हमारे, सेना हमारी, सब कुछ तो भारत के लोगों का है, टैक्स पेयर भी हम हैं। तो राजा को ताकतवर बनाती है उसकी प्रजा। अब यहाँ जो राजा थे अंग्रेज से, इनकी ताकत थे हम, लेकिन हमें लगता था कि हम बहुत कमज़ोर हैं। गांधी ने कहा तुम सब सहयोग देना बंद करो। तो हम क्या करें जी, इनके अंग्रेजों के स्कूल में मत जाओ, बंद कर दो, हर बच्चे का नाम कटवा दो, इनके कॉलेजेस में मत जाओ, इनकी यूनिवर्सिटी में मत जाओ, इनके कोर्ट्स में मत जाओ, इनकी जो सरकारी नौकरी करते हो ना अंग्रेजों की चाकरी, ये छोड़ दो, इनके सारे काम धंधे ठप हो जाएंगे। इनके पास ना पुलिस है अपनी, हमारी तो पुलिस वाले हैं इनके पास सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट, सारा कोर्ट, सब कुछ हमारा है। ये तो मुट्ठी भर कुछ लाख लोग थे, आप करोड़ों लोग। अगर हम इनके साथ कोऑपरेशन ना करें, तुमने देखा कई बार हमारे यहाँ भी हड़ताल हो जाती है, बैंक कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, बैंकों पे ताले लगते हैं 2 दिन, देखा होगा ना। कई बार ये सफाई कर्मचारी हड़ताल करते, कितनी बदबू गंदगी शहर में। अगर सब मिलके इस तरह से एक साथ हो जाएं, ना सफाई वाले रोड साफ करें, ना पार्क साफ करें, ना पुलिस वाले हेल्प करें, ना सेना हेल्प करे, ना बैंक वाले हेल्प करें, ना रेलवे हेल्प करे, ना किसान, अगर इतने सारे लोग असहयोग करें तो क्या सरकार चल पाएगी? सरकार चलती कब है? जब सहयोग मिलता है। आज भी यही स्थिति है। आज आपके देश में जो किसान बैठे हैं ना, ये किसान इसलिए तो दुखी हैं, कितने महीने हो गए, क्योंकि इनको क्या नहीं मिल रहा? सहयोग। अगर इनको सहयोग दे भी रहा है ना कोई, तो सरकार को सहयोग साथ साथ मिल रहा है, जबकि सरकार के साथ क्या होना चाहिए? असहयोग। उसके लिए होना चाहिए कि सब एक हों। जैसे अगर सब लोग एक होंगे ना, फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। एक कम्युनिटी सरकार को ना पहले इतिहास में झुका पाई, ना आज झुका पाए। गांधी जी ने ना स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, वकीलों को, जजेस को, सबको, आम आदमी को, सबको साथ जोड़ दिया, किसानों को। गांधी जी की सबसे बड़ी बात जो है ना, जो काबिले तारीफ है और सच में इसलिए लगता है कि ये लीडर तगड़े थे, इनमें वो बात थी कि सब इनकी बात मान लेते थे। आज भारत में सब लोग दुखी हैं, हर आदमी दुखी है, लेकिन हम लोगों को एक करने वाला कोई एक लीडर नहीं है। हर कोई अपना अपना देखता, भैया मेरा किसान लीडर मैं हूं तो मैं किसानों के हित की बात करूं, मैं फलां लीडर हूं तो मैं उनके हित की। गांधी एक ऐसे आदमी थे, हो सकता है आप लोग, बहुत सारे लोग मानते हो कि गांधी बहुत अच्छे नहीं थे, यंग लोगों को लगता है, लेकिन इस चीज को समझने की जरूरत है कि गांधी इकलौता ऐसा आदमी था जिसने जो कहा सबने माना। सुभाष चंद्र बोस बहुत तगड़े लीडर थे, लेकिन सुभाष दुनिया को अपनी तरफ नहीं कर पाए, लोगों को, दुनिया छोड़ो भारतीयों को। भगत सिंह बहुत तगड़े विचारक थे, बहुत बढ़िया प्रेरणा स्रोत, लेकिन भगत सिंह की बात तो मुट्ठी भर लड़कों ने मानी, भारत को वो अपना नहीं बना पाए। इनमें वो कोई ना कोई जज्बा था, कोई ऐसी बात थी, कुछ ऐसा अट्रैक्शन था कि हर कम्युनिटी इनकी बात मान गई। और इसलिए कहा जाता है कि भारत में अगर कोई मास लीडर था तो वो गांधी था। ये बातें ऐसे ही नहीं बनी। आज आप हो सकता है सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े फैन हो, आपको इनकी आइडियोलॉजी बहुत पसंद हो, या भगत सिंह को बहुत मानते हो, मैं भी खुद बहुत, मुझे दोनों ग्रेट पर्सनैलिटी थी। लेकिन जब गांधी को देखते हैं ना, तो गांधी का पद इसलिए ऊंचा है क्योंकि वो पूरे भारत को एक साथ जोड़ने में काबिल नहीं थे, बहुत लायक थे, लेकिन कुछ ऐसा गुण था, या तो उम्र कह लो, मैच्योरिटी कह लो, कुछ भी मान लो, इनमें थी वो बात कि हर कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ के चलने का जज्बा था, और इसीलिए ये मास लीडर थे। देश मास लीडर के अकॉर्डिंग चलता है, देश लीडर के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन मास लीडर के अकॉर्डिंग देश सब एक काम करेंगे। यही कारण है कि उनके बहुत बेस्ट होने के बावजूद युग नहीं है, लेकिन गांधी के नाम पे क्या है? एक पूरा युग है, क्योंकि गांधी ने सबको एक कर दिया, सबके मन में ये डाल दिया कि हम सब एक हैं, पूरा भारत एक है। सुभाष चंद्र बोस जोड़ पाए लोगों को, लेकिन कम थे उनके साथ। भगत सिंह के साथ तो बिल्कुल ही मुट्ठी भर लोग थे उस टाइम के, कहाँ उनके साथ सब जुड़े? सिर्फ कुछ मान लो स्टूडेंट्स इनके साथ थे, बाकी आम आदमी, किसान, वकील, टीचर्स, ये भगत सिंह के फेवर में तब नहीं थे। भगत सिंह तो ऊंचे बने बलिदान देने के बाद, लेकिन गांधी जिंदा रहते रहते इन सबको अपने अकॉर्डिंग ढालना सीख गए थे। और यही कारण था कि गांधी सबसे बड़े मास लीडर, सबसे बड़े जननेता कहलाए। इतना बड़ा जननेता आज तक धरती पे नहीं हुआ। अब गांधी की एंट्री हो गई और गांधी ने देश को कौन सा नया शब्द दिया? असहयोग। ऐसा नहीं कि गांधी जी ने बिल्कुल इंस्टेंट विचार दिया। मैं आपको बता दूं, अब से 11 साल पहले 1909 में गांधी ने एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज, बहुत पहले। तब गांधी इंडिया में नहीं थे, ये गुजराती में लिखी किताब थी, और तब गांधी जी कहाँ रहे होंगे? साउथ अफ्रीका, क्योंकि 1915 से पहले वो अफ्रीका में ही थे। इस किताब की एक लाइन लिखी हुई गांधी ने कि अगर इंडियंस, तब ये इंडिया में नहीं है, अगर भारतीय केवल 1 वर्ष तक अंग्रेजों का साथ न दें, उनके साथ सहयोग न करें, तो 1 साल के अंदर अंदर भारत आजाद होगा। ये 1909 में इस किताब में लिखा, और इसको एग्जीक्यूट किया 11 साल बाद 1920 में। और गांधी का ये विचार था तो अजीब, लेकिन सबको लगा कि भैया अब जब कुछ भी नहीं हो रहा तो चलो जो हो सकता है एक कोशिश कर ली जाए। कई बड़े लीडर्स ने कहा बेवकूफ़ी भरी बात है, ऐसे कैसे होगा, स्कूल न जाने से अंग्रेज क्यों भागेंगे, तुम्हारी नौकरी छोड़ने से अंग्रेज क्यों भागेंगे। अब जैसे हम कह दें कि चलो हम सब आंदोलन करते हैं, हम स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, यूनिवर्सिटी नहीं जाते, सरकारी नौकरी छोड़ दें, तो क्या सरकार पर असर पड़ने वाला है? और ऐसा कौन है जो ऐसा सोचेगा ऐसा करने से सरकार बदलेगी? तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए सब करने के लिए। अंग्रेजों के टाइम में इंडियंस ने ये किया, सिर्फ एक आदमी के कहने पर। किसके कहने पर?
अजीब था, नया विचार था, लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और सच में ऐसा हुआ कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद हो गया, नौकरियां छोड़ दी लोगों ने और सब लोग गांधी के कहने पर सड़कों पर उतर आए और जुलूस, प्रदर्शन, आंदोलन, विरोध, लेकिन सत्याग्रह के साथ 1-1.5 साल बहुत बढ़िया सब कुछ चला। 1920 से 1922 आ गया था फरवरी। इस दौरान जब ये सब स्टार्ट हुआ ना, तो हमने एक बहुत तगड़ा लीडर गवा दिया, बाल गंगाधर तिलक। ये कहते हैं पहले दिन ही बाल गंगाधर तिलक फर्स्ट डे ही एक्सपायर हो गए। ये था 1 अगस्त 1920 को ही एक्सपायर हो गए। इनके एक्सपायर होने के बाद देश में एक शोक की लहर फैली, लेकिन गांधी ने कहा हम इसको भी भूलेंगे नहीं और जितना हो सके भारत के हर गरीब किसान से, मजदूर से, आम आदमी से इनके नाम पे चंदा इकट्ठा करो, जितना बन पड़े, जबरदस्ती नहीं है, कोई 1 पैसा 2 पैसा जितना दे सके। और कितनी अजीब बात है, उस टाइम पर, मैं आज से 100 साल पुरानी बात करूं, तुम 2021 में बैठे हो, इस टाइम पर इनके नाम पर कांग्रेस में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। आज भी 1 करोड़ की वैल्यू है आज की डेट में भी। उससे पहले 100 साल पहले हमारे दादा दादी जब बहुत छोटे रहे होंगे, उनके पिताजी रहे होंगे, तब सोचो 1 करोड़ रुपया, और ये जनता ने इकट्ठा कर दिया, गरीब जनता ने, मजदूरों ने, किसानों ने, किसके नाम पर? तो देख लो देश के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना भाव था देश के लोगों में 100 साल पहले आज़ादी की लड़ाई में। इस 1 करोड़ का यूज़ करेंगे फिर आगे कांग्रेस अपने बिहाफ पर जो भी करेगी। तो महात्मा गांधी ने एक एकता का बिगुल ऐसा बजाया कि 1920 बहुत बढ़िया गुजरा, 21 बहुत बढ़िया गुजरा, 22 का फरवरी था, 5 फरवरी 1922 में एक आंदोलनकारी भीड़ जा रही थी, आप लोगों ने सुनी भी है वो घटना, वो है चौरा चौरी। और इस आंदोलनकारी भीड़ पर एक, मान लो यहाँ कच्चा पुलिस स्टेशन टाइप था, ऐसे झोपड़ी से डाल के यहाँ पे ऐसे जुलूस चल रहा था, आसपास आबादी थी, लोग बसे हुए थे जैसे गांव और ये सब बसे होते हैं। तो एक बहुत बड़ा जुलूस जिसमें बहुत सारे लोग थे, ऐसे भारत माता की जय, वंदे मातरम टाइप के नारे लगाते हुए चले जा रहे थे। तो यहाँ पे ना 22 पुलिस वाले थे, चारों तरफ ये था कि आंदोलन चल रहा है, जैसे आज किसान आंदोलन चल रहा है। यहाँ पुलिस वालों में एक अफसर था और 21 कांस्टेबल रैंक के आदमी थे, नौजवान थे सारे लड़के। तो इनमें से जैसे ये पूरा हुजूम निकला कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, तो 2-3 पुलिस वाले बाहर आए कि क्या हो रहा है, ये जैसे नॉर्मल देखना पड़ता है ना क्या हो रहा है। अब 2-3 ने देखा और अंदर जाके जो अफसर था उसको रिपोर्ट की कि सर ये तो बहुत बड़ी भीड़ ला रहे हैं और हो सकता है कुछ गड़बड़ करेंगे। तो उस अफसर ने कहा जाओ एक काम करो, डरपोक भारतीय कुछ नहीं करेंगे, ये यहाँ 2-4 जाओ गोलियां चला दो, हवाई फायरिंग कर दो। पुलिस स्टेशन से बाहर जाके, पुलिस चौकी थी बेसिकली, छोटा सा छप्पर डाल के एक छोटा सा घास फूस का बना रखा था। तो 3-4 पुलिस वाले आए और इनको डराने के लिए उन्होंने हवाई फायरिंग की। अभी भगवान ही जाने हवाई फायरिंग की या जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया, 3 लड़कों को इस भीड़ में से गोली लग गई और वो 3 लड़के ऑन द स्पॉट मारे गए। वहीं जैसे चल रही थी भीड़, भाई ये तो रोज का काम था, भारत माता की जय वंदे, वो मारेंगे पीटेंगे, हमें कुछ नहीं बोलना। लेकिन इंस्टेंट जब 3 लड़के भीड़ में से नीचे गिर के मर गए तो भीड़ एकदम से गुस्से में आ गई और उस गुस्से के कारण उन्होंने देखा कि भाई हमने कुछ किया नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं की, मारना था, पीटना, लाठी चार्ज करते मारते, भाई जिंदा आदमी को ऐसे क्यों मारा, क्या गलती। वो इंस्टेंट भीड़ जो है ना उनकी तरफ भागी कि हम इनको मारेंगे, और जैसे ही वो भीड़ भागी तो ये डर के मारे अंदर घुस गए और इन्होंने अपना दरवाजा बंद कर लिया। उस अफसर को बताया जी ऐसे ऐसे शायद लग गई गोली, तो बोला कोई नहीं, इनकी आदत है, ये ऐसी चीखेंगे चिल्लाएंगे, 1-2 घंटे चले जाएंगे, डरपोक है ये, आराम से बैठ गए, उनको कोई चिंता नहीं कि ये बड़ी भीड़ क्या कर सकती है। भीड़ इतनी गुस्से में थी कि आसपास के गांवों में से इन्होंने भाग के 4-5 लड़कों ने अलग अलग गांव में मिट्टी का तेल अरेंज कर लिया। तब घरों में नॉर्मल मिट्टी का तेल मिलता था और मिट्टी का तेल लाके ये अंदर बैठे, इनको कुछ नहीं पता, चारों तरफ छिड़क दिया इनके और इनको अल्टीमेटम दिया कि या तो बाहर निकल आओ नहीं तो हम आग लगा रहे हैं। इनको लगा वैसे ही भौंक रहे होंगे, कुछ करेंगे है नहीं, इन्होंने आग लगा दी। अब आग लगा दी तो ये तो बाहर भागेंगे तो भीड़ मारेगी पकड़ के, और अंदर बैठेंगे तो जल के मरेंगे। फाइनली इन लोगों ने अंदर रह के जलकर मरना मंजूर किया और ये इतने सारे लोग जलकर मर गए। कितने लोग थे ये बहुत सारे तो नहीं है, अगर हम क्रांति देखें तो कितने हजार लोग भी तो मरे थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठाया और अगले दिन के अखबारों में लिखा कि गांधी जो बात करता है सत्य अहिंसा सत्याग्रह की और कहता है कि मैं हिंसा, मेरी भीड़ हिंसा नहीं करेगी, उसकी वजह से हमारे इतने लोग जिंदा जला के मार दिए। और चारों तरफ जो पुलिस और अखबार है ना वो हाहाकार मचा दिया। गांधी ने इसको अपनी मॉरल ड्यूटी माना कि भाई मेरी गलती, मेरी जनता ने किया ना, मैं अपनी गलती मानता हूं। और गांधी ने कहा भीड़ को अगर मेरी बात याद नहीं रही तो ये मुझ में कमी है कि भीड़ मेरी बात भूली कैसे, और मैं इसीलिए इस चलते आंदोलन को स्थगित बल्कि खत्म करता हूं। और चौरा चौरी हत्याकांड ने 1.5 साल की मेहनत पे एक दिन में, कुछ मिनटों में पानी फेर दिया। और इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा अब के बाद कोई आंदोलन नहीं होगा, ना कोई रैली, ना कोई प्रदर्शन, ना कहीं पे यात्रा, ना कोई जुलूस। और महात्मा गांधी की इस बात से सोचो, जिन लोगों ने अपने स्कूल, कॉलेज, नौकरियां छोड़ दी थी, अभी मैंने पीछे लिख के दिखाया था ना, ये सब लोग देखो जिन्होंने गांधी पे विश्वास करके अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वकालत, नौकरी सब छोड़ा, उनको धक्का लगा कि गांधी ने ये क्या किया। गांधी ने तो कह दिया कि स्कूल जो है, पहले कहा था मैं अपने स्कूल चलवा दूंगा इंडिया के, अब गांधी ने कह दिया
आंदोलन बंद। बंद तो अब हम लोग कहाँ जाएं? वकीलों को कोई केस नहीं देगा, आम आदमी मरेगा, किसान मरेंगे, स्टूडेंट का एडमिशन कहाँ होगा, कहाँ जाएं? और जहाँ जाएंगे वो अंग्रेजों के तो सारे संस्थान हैं, क्या वो हमें एंटर करवा लेंगे? मजाक उड़ा। और कहते हैं कि ऐसा दौर आया जब गांधी की जान को खतरा नजर आने लगा कि कहीं कोई चिढ़ के गांधी का मर्डर ना कर दे। भाई गुस्से में कोई लड़का कहे कि हमारा भविष्य खराब कर दिया गांधी ने और इसका मर्डर कर दे। और इसमें एक उदाहरण जैसे जो मैं बता रही हूँ, 1907 में जन्मे भगत सिंह भी बच्चे ही थे। 1920 में 13 साल का लड़का अपना स्कूल छोड़ के गांधी के पीछे पीछे था कि महात्मा गांधी हैं तो देश की आज़ादी हो ही जानी है और अपने स्कूल में पढ़ेंगे, भारत के स्कूल में। ऐसे ऐसे ढेरों लोग हैं। शास्त्री जी का भी एक नाम इन्हीं में से है। लेकिन शास्त्री जी को बाद में ना वापस पढ़ाने के लिए इनके टीचर ने बैठा लिया कि बेटा तू गरीब घर से है। भगत सिंह जैसे लड़के तो फिर भी चल खींच लेंगे, इनका परिवार रिच है, लेकिन तेरा तो ना आता ना पता, परिवार में कुछ भी दिक्कत हो गई तो तू कहाँ से कमाएगा खाएगा। शास्त्री जी जैसे लोग तो वापस आ गए, भगत सिंह जैसे भी खैर पढ़ाई में वापस गए, लेकिन एक धक्का था पूरे देश के लिए। और कहीं ना कहीं लोगों को डर था कि गांधी जी का कोई मर्डर ना कर दे गुस्से में आके, इसलिए गांधी जी की सेफ्टी के लिए उनको कहाँ भेज दिया गया और गांधी जेल में रहे फिर लंबे दौर तक। अब आपके देश में एक शांति का काल चलेगा। शांति मतलब नेगेटिव फॉर्म में। 1922 से 1928 तक आप राजनीति में कोई बड़ा स्टेप नहीं देखेंगे। लोग शांत बैठे हैं, एक्सप्लॉइटेशन सह रहे हैं पर चुपचाप बैठे हैं, कोई जबान नहीं खोल रहा कि अंग्रेज गलत कर रहे हैं या ऐसा नहीं होना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए। फिर बाई चांस एक चिंगारी दिखेगी तुम्हें जब अंग्रेज कहेंगे कि हम एक कमीशन भारत भेज रहे हैं। कौन सा कमीशन? जिसमें 7 आदमी आएंगे और 7 अंग्रेज हैं। और ये अंग्रेज ये देखने के लिए आएंगे, रिपोर्ट बनाने के लिए कि क्या भारतीय जो इतना अपने आप को समझते हैं हम इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं, एक्टिव हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इस लायक हैं। यानी भारतीयों की लायकियत को जज करने के लिए 7 अंग्रेज आ रहे हैं। और अंग्रेजों के दिमाग में है इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो तुम्हें क्या लगता है रिपोर्ट पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव? दिखती बातें लिखेंगे, इंडियंस नालायक हैं। इसीलिए हमने कहा इसमें या तो भारतीयों को रखो नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। और वापस से साइमन कमीशन की दिक्कत ने हम सबको जोड़ दिया। और 1928 में जब फरवरी में ये यहाँ पहुंचा तो इसका खुलकर विरोध हुआ। उसमें चाहे गांधी थे, चाहे नेहरू थे, चाहे उसमें सुभाष थे और चाहे उसमें लाला लाजपत राय थे। और जब ये साइमन कमीशन वाले आके पानी के जहाज में बंबई उतरे तो यहाँ काले झंडे और साइमन गो बैक, साइमन साइमन वापस जाओ के नारे पर। ये बेशरम थे, यहाँ से आगे बढ़े, इनको कहते रहो, इनको फर्क थोड़ी था। बढ़ते 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 लाहौर पहुंचे। लाहौर में एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी का आदमी जिसका नाम आप सब जानते हैं, लाला लाजपत राय। लाला जी ने ना इस देश के लिए क्या किया है, सिर्फ देखने में क्रांतिकारी नहीं है, इनका सबसे बड़ा योगदान है इन्होंने एक ऐसा स्कूल बना, एक कॉलेज बनाया जिसमें विचार पनपे लोगों के। इनकी देन है लाहौर का एक कॉलेज जिसका नाम था नेशनल कॉलेज। नेशनल कॉलेज उस टाइम में ग्रेट पर्सनालिटी थे लाला जी। जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके अपने यार दोस्तों से, लोगों से, अमीरों से चंदा लेके एक कॉलेज बना दिया। इस कॉलेज में बाकी कॉलेज से अलग क्या था, कॉलेज तो ढेर थे, इस कॉलेज की खासियत थी यहाँ पढ़ने के अलावा बहुत कुछ सिखाया जाता था। यहाँ लड़कों को, उस टाइम लड़के ज़्यादा पढ़ते थे, विचार कैसे आने चाहिए दिमाग में अपने आप, किसी के रटे हुए नहीं, किसी के कॉपी किए हुए नहीं, अपने खुद के विचार कैसे बने, चीज़ों को एनालाइज करना, हर चीज़ का तर्क समझना, हर चीज़ के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को देखना, समझना, बहस करना। किसी बात को सिर्फ इसीलिए ना मान लेना क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं, बल्कि किसी भी चीज़ के लिए बहस करके सही तर्कों से लॉजिकल थिंकिंग, जिसको आप बोलते हो ना, जिसको आप रीजनिंग बोलते हो, ये डेवलप किए गए। यहाँ हर लड़के को मौका मिलता था स्टेज हैंडलिंग का, थिएटर करने का, मतलब किताबें पढ़ने का, बहुत सारा, बहुत बढ़िया, जिसको आप मानते हैं ओवरऑल वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी, यहाँ उसका विकास होता था। जैसे कॉलेजेस तो सब जगह थे, लेकिन वो रटने वाले तोते बना के छोड़ देते थे, डिग्री पकड़ाई, कहीं नौकरी मिल गई। ये एक कॉलेज था जो लोगों को सोचने समझने लायक बनाता था। इस कॉलेज को किसने बनाया था? लाला लाजपत राय। इसी कॉलेज का प्रोडक्ट है, इसी कॉलेज के देन है भगत सिंह और ऐसे बहुत सारे लड़के। इस कॉलेज में ना सबके लिए जरूरी था कि वो डिबेट्स में हिस्सा लें। अगर डिबेट जानते हो ना, बहस करना, डिबेट में हिस्सा लें, नहीं तो वो किसी नाटक के, किसी थिएटर के मेंबर बने। इसमें जरूरी था कि सब बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करें। यहाँ कोई पुराने सब्जेक्ट नहीं कि यही पढ़ना है तो आर्ट्स पढ़नी है, मैथ्स नहीं। यहाँ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अपनी पसंद से था कि भाई तुम्हें अगर हिस्ट्री के साथ मैथ्स पढ़ना है तो पढ़ो हिस्ट्री के साथ मैथ्स। पूरे देश में था हिस्ट्री पढ़ो तो मैथ्स नहीं पढ़ सकते। इन्होंने कहा जो मन में आए ना वो पढ़ो, लेकिन पढ़ो समझ के साथ। दुनिया भर के विदेशी इतिहासकारों की किताबें यहाँ थी। लाइब्रेरी में जाना सबके लिए कंपलसरी था और लाइब्रेरी में 1-2 घंटे बिताने पड़ते थे ताकि दिमाग का विकास हो। यानी उस टाइम के बेस्ट कॉलेज में कौन सा कॉलेज गिना जाता था? ये 1921 में इसकी नींव रखी थी लाला जी ने और 1921 में बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया। 1-2 सालों में ना इस कॉलेज के बच्चे अलग से दिखते थे। वो बहुत ऐसा कोई दब्बू नहीं होगा, बहुत दबंग होंगे, स्मार्ट होंगे, हक की बात करेंगे, उनके विचार होंगे, उनकी एक पर्सनालिटी होगी, वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन इस कॉलेज में पैसे की कमी आगे आ गई और इस पैसे की कमी के चलते इतना बेस्ट कॉलेज 1926 में क्लोज हो गया, बंद हो गया, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे। किसी भी अच्छी चीज़ को चलाने के लिए ना पैसा लगता है, बिना पैसे के आप कैसे चलाओगे? लाइब्रेरी में उस टाइम पे पंखे भी लगवा
लगवाए गए होंगे, लाइब्रेरी में कोई लाइब्रेरियन होगा, कॉलेज की सफाई करने वाले होंगे, वहाँ मैदान होगा तो उसकी मेंटेनेंस के लिए, बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए टीचर्स होंगे तो उनको सैलरी चाहिए, क्योंकि अपने घर से जाकर रोटी तो सबको बनानी पड़ती है ना भाई, रोटी है, बच्चे हैं, परिवार है। यानी कोई भी संस्था अगर चलती है तो उसमें पैसा खर्च होता है, और पैसा खर्च करने के लिए पैसा होना चाहिए। तो एक बार तो संस्था खड़ी कर दी लाला जी ने, लेकिन इसको रनिंग कॉस्ट में निकालने के लिए पैसा कोई देने को तैयार नहीं हुआ। अंग्रेजों का कोई इंटरेस्ट था नहीं इसमें, भारतीयों को भी लगा कि ठीक है भैया फ्री में पढ़े तो पढ़े, वरना पैसा कहां से दें। अब जब पैसा खर्च नहीं करोगे तो कितनी ही तगड़ी संस्था हो, चाहे लाला जी की बनाई हुई, वो बैठ जाएगी। और इसी कारण 1926 आते आते ये संस्था बंद होने की कगार पर आ गई। और जहां से भगत सिंह जैसे लड़के निकले थे, ऐसे पता नहीं कितने नाम हैं हिस्ट्री में, ढेरों क्रांतिकारी, अब आगे ऐसे क्रांतिकारी बनने बंद हो गए, क्योंकि ये विचारधारा जो है ना, ये हर किसी के बस की नहीं होती पनपने का माहौल देना। और शायद यही कारण है कि आप देखो जब भगत सिंह को फांसी हुई 1900 कब हुई थी, 31 में, इसके बाद आपको एक खालीपन, एक रीतापन दिखेगा अपनी राजनीति में क्रांतिकारियों के पार्ट पे। फिर सिर्फ अकेली कांग्रेस चलेगी, एक दोबारा उभरेगा चेहरा सुभाष चंद्र बोस का, लेकिन बोस प्रॉपर क्रांतिकारी नहीं है। बोस तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े हेड बनेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। जो क्रांतिकारी टाइप के लड़के ना, भगत सिंह टाइप के, वो तो 31 के बाद आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उस कॉलेज की जिसकी ये देन थे वो तो 26 में बंद हो गया। तो उसके बाद उस कॉलेज जैसे कुछ सिखाने वाले टीचर्स नहीं मिले, ना वैसे क्लब्स मिले, ना वैसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले संस्थान मिले। और इस तरह भारत की राजनीति में फिर सिर्फ एक नाम अकेला चमकेगा, वो है महात्मा गांधी का। इतनी कहानी समझ में आ गई? अब थोड़ा सा किताब से पढ़ेंगे। तो अच्छे इंस्टीट्यूट्स की, अच्छे कॉलेजेस की देखो तब भी जरूरत थी, आजादी के टाइम भी। हम लोग कांग्रेस से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने थोड़ा सा पढ़ाया भी था क्या? कौन सा पेज पढ़ाया था? 100 पर, पेज नंबर 100 देखो, पढ़ाया था शायद। ये टेबल कंप्लीट हो गया था। 1905 से 19 भी पढ़ा दिया। कितना पढ़ लिया? पेज 101 तक। क्रांतिकारी आतंकवाद नहीं पढ़ा ना? ठीक है, इसको अभी छोड़ो, क्रांतिकारी आतंकवाद, पहले गांधी जी वाले टॉपिक को करते हैं, फिर पढ़ाऊंगी इसको। पेज 105 पे आओ, क्रांतिकारियों का अलग से किसी दिन पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। 105 पर बंगाल विभाजन मिल गया, यही हम कई दिन से पढ़ रहे हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। पहला पॉइंट देखो, पेज 105 की फर्स्ट हेडिंग, बंगाल विभाजन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण की, अंडरलाइन करो दूसरा चरण। कितने चरण हैं आंदोलन के? 3। पहला 1885 से 1905, दूसरा 5 से 19, 19 से 47, ये टिक कर लो। द्वितीय चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन की थी। नेक्स्ट भी अंडरलाइन करो, लॉर्ड कर्जन का गवर्नर जनरल काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का चरमोत्कर्ष था, बहुत ग्रोथ की इस टाइम पे। इनके विभिन्न प्रशासकीय कामों में, अंडरलाइन करना, जिस काम का सर्वाधिक विरोध हुआ और जो उसका सबसे विवादास्पद कार्य था, बंगाल का विभाजन, बंग भंग, किसने किया था? ये लॉर्ड कर्जन ने। अब थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो हल्की सी, क्लास में कोई बातचीत नहीं करेगा। अगला पॉइंट देखो, कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय 1905 भारतीय राष्ट्रवाद पर अप्रत्यक्ष प्रहार था। ये किसको खत्म करने के लिए था? राष्ट्रवाद मतलब नेशनैलिटी, देश प्रेम। ये देश प्रेम बंगाल में ही क्यों ज्यादा जागता था? बंगाल में ही क्यों? एक चीज समझो सभी लोग, जो क्रांतिकारी होते हैं ना, क्रांतिकारी, ये क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत होते हैं। और विचार कैसे बनते हैं? जब आप क्या पढ़ते हैं? बहुत सारी किताबें। आप किताब पढ़ते हो, आपको विचार आता है, थोड़ी सी हल्की सी कम इको है साउंड में। किताब पढ़ने से ना विचार, अब जैसे हमने पढ़ा, मान लो विदेशी, कोई हमने रूस की क्रांति पढ़ी, कोई हमने पढ़ लिया जापान में कैसे क्रांति की लोगों ने, चीन के लोगों ने क्या किया, फ्रांस के लोगों ने क्या किया। क्या एक अनपढ़ को तुम ये सारी बातें समझा दोगे? नहीं समझा पाओगे ना। उसकी समझ का दायरा कम होगा। जो पढ़ा लिखा है ना, इसकी सोच का, समझ का दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये देखता है कि दुनिया में ऐसा पहले भी हुआ है, उसको अजूबा नहीं लगता। तो इसीलिए जो लोग किताबों के प्रति खास लगाव करते थे, उन लोगों में विचार आते थे। और फिर ये लोग कहते थे कि अगर ये सब देश कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने अनपढ़ लोगों के दिमाग में एक बात डाल दी कि हम, मतलब अंग्रेज, अजेय है। इनकी चमड़ी का जो सफेद रंग है ना, वो पवित्रता का सूचक है, और तुम कभी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। ये दिमाग में भर दिया इन लोगों ने, जिसका नुकसान ये हुआ कि हम धीरे 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 अपने आप को इनसे हीन फील करने लगे, और आज तक कर रहे हैं। आज भी गोरे रंग पे लोग यूँ सोचते हैं पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ है, तभी तो लड़के फेयर एंड हैंडसम भी लगाने लग गए ना भाई। और क्या लॉजिक है? फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम का क्या लॉजिक है? भारत की जो त्वचा है हम लोगों की, हमारी स्थिति ऐसी है, कौन सी रेखा गुजरती है यहाँ से? कर्क रेखा वाले कभी बहुत गोरे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश की लोकेशन के कारण हमारे शरीर में मेलानिन जो बनता है ना, वो उतना बनता है कि हम बिल्कुल अंग्रेजों जितने वाइट नहीं होंगे। अंग्रेज हमारे दिमाग में डाल गए कि सफेद रंग किसका प्रतीक है? पवित्रता का। और आज तक देख लो, 2021 तक दिमाग में ये बात बैठी हुई है। हम में से ऐसा कौन है जिसको अपने भाई की, मान लो शादी के लिए लड़की देखनी है और हम सोचे कि बिल्कुल काली भी ठीक रहेगी? ऐसा नहीं सोचते ना हम। ये क्यों है हमारे दिमाग में? अपना रंग चाहे कैसा ही हो, लेकिन हमें लगता है अगर हम अपने भाई के लिए कोई उसकी वाइफ को देखने जाए तो लड़की सुंदर, फेयर हो। हर कोई लिखता है फेयर कॉम्प्लेक्शन। ये पवित्रता किसने दिमाग में भर दी कि फेयर सुंदर होता है? अंग्रेजों ने। ऐसा हमें पहले नहीं था। याद है तुम्हें हिस्ट्री में, तुमने एक अपना राजा पढ़ रखा जिसका रंग भी कौवे जैसा था? क्या का नाम था उसका? काकवर्ण।
याद नहीं, काकवण था। काक मतलब कौवे जैसे रंग का। हमने तो देखो इसकी भी इज्जत की थी, ये भी राजा था। और अब हमारे दिमाग में क्या, वाइट कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। ये अंग्रेजों की देन है, और अंग्रेजों ने बेवकूफ़ों को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया क्योंकि हम उनकी बातों में आ गए। तो जो लोग किताब पढ़ते थे ना, उन्होंने देखा कि किसी गोरे रंग ने नहीं, गरीब बिल्कुल पिछड़े लोगों ने भी क्रांतियां की हैं। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि ठीक है हम कर सकते हैं ऐसा, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद। अब आपके देश की पहली राजधानी क्या थी? राजधानी में स्कूल कॉलेज कम होते हैं ज़्यादा, तो इसलिए पढ़ने का मौका कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा। और यही कारण था कि ज़्यादा क्रांतिकारी कहाँ जन्म ले रहे थे? बंगाल, क्योंकि उनको माहौल मिल रहा था। इंसान माहौल से बनता है। आप आज भी देखो दिल्ली का माहौल बाकी किसी भी स्टेट के माहौल से ज़्यादा बेहतर है। दिल्ली के स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा ना, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है बजाय हरियाणा के किसी पिछड़े इलाके के या यूपी बिहार के पिछड़े इलाके के प्राइवेट स्कूल के बच्चे के। कारण क्या है? उसको माहौल मिला हुआ है। इंसान बेसिकली माहौल की ही देन होता है। हम जैसे घर में जन्म ले गए, जैसा माहौल मिला, हम बाहर निकले, जैसा माहौल मिला, उससे हमारी पर्सनालिटी का विकास होता है। तो ये जो अंग्रेज थे ना, इन्होंने देखा कि हमारा माहौल है गांव के क्षेत्र का, पिछड़ा हुआ, तो इन्होंने कहा जैसे इंडियंस हैं इनको और बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। लेकिन क्रांतिकारियों ने दुनिया का इतिहास पढ़ा और कहा तुम बेवकूफ़ हो क्या, इन अंग्रेजों को दुनिया ने खूब धो रखा है, तुम्हें पता ही नहीं है, ये झूठ झूठ कह रहे हैं। अजयता का सिद्धांत, इनकी खूब पिटाई करके इनको भगा भी रखा है अपने देशों से। उनकी ये बातें अंग्रेजों को रास नहीं आई, और इसीलिए दमन चक्र चलाते थे कि कैसे ना कैसे करके ये जो हमारे खिलाफ बोलते हैं इनको हम खत्म कर दें। यही कारण है कि बंगाल में क्रांतिकारियों के ऊपर दमन चक्र चलाया, और क्रांति के लोग देश के दिमाग में ये ना भर दें कि तुम एक हो, इसलिए इनको पहले ही डिवाइड कर दो, एक तरफ मुसलमान ज्यादा कर दो और एक तरफ हिंदू। ये कारण था। देखो अब अगला पॉइंट, तो ये था कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद पर अप्रत्यक्ष प्रहार था, एकता को खत्म करना। नेक्स्ट टिक करना, बंगाल प्रेसिडेंसी तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी थी। इसमें पश्चिमी और पूर्वी बंगाल सहित बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। आगे पढ़ लो बस। असम बंगाल से 1874 में अलग हो चुका था। मैंने आपको बताया होगा असम पहले सारा एक था। नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है पहले सिर्फ ये एक था। जैसे पूरा भारत की मैं बात करूं तो जो ये वाली बेल्ट है ना हमारी, ये सारी एक थी। इसको क्या कहते थे पहले? पूरे इस पूरे हिस्से को बंगाल। फिर इससे ये वाली बेल्ट कट के अलग हो गई, क्या बोले इसको? असम। फिर इसी में से तो कट के बने हैं वो, जिनको क्या कहते हो? 7 बहनें, 7 सिस्टर्स। तो ये टिक कर लो, बंगाल से कट के अलग हुआ था असम। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण यह बताया कि इतने बड़े प्रांत को विभाजित किए बिना इसका शासन सुव्यवस्थित रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि बंगाल की राष्ट्रीय चेतना, डबल टिक करना, हम लोग जो जाग गए थे, को नष्ट करने हेतु बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। तो बंगाल में ऐसा क्या था कि उसको डिवाइड करना कर्जन ने टारगेट बनाया? बंगाल में लोग पढ़े लिखे थे, पढ़ा लिखा आदमी अपने हक की बात करेगा और चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्रीय चेतना, तो बोला इसको खत्म करना है, इसलिए इसको डिवाइड करो। नेक्स्ट पढ़ लो बस। बंगाल को केवल बंगालियों के प्रभाव से मुक्त करने के लिए नहीं बांटा गया, बल्कि अंडरलाइन करना, बंगाल में बंगाली आबादी को कम करना भी सरकार का उद्देश्य था, ताकि वो माइनॉरिटी फील करें, डरें। नेक्स्ट पढ़ लो, बंगाल विभाजन में एक और विभाजन, टिक करो, धार्मिक आधार पर विभाजन। यहां लिख लो हिंदू मुसलमान धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान। नेक्स्ट टिक करना, जुलाई 1905 बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा। अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। ये 2 शब्द तुम्हें याद हैं? स्वदेशी, बहिष्कार, पता है? ये एक शब्द था स्वदेशी, इसके साथ क्या चलाया था? बहिष्कार। क्या था ये? आंदोलन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। कब चला है ये? 1905 में। जब बंगाल विभाजन हुआ ना, तो हमारे यहाँ के बड़े बड़े लीडर्स ने कहा इनकी अंग्रेजों की सारी चीज़ें छोड़ो, अपने देश की प्रोडक्ट्स, अपनी चीज़ें जो अपने मार्केट में हमारी हैं, उनको यूज़ करना स्टार्ट करो, इनका व्यापार ठप कर दो। और इसके अलावा क्या कहा? इनकी चीज़ों का क्या कर दो? किसका बहिष्कार करना था? अंग्रेजी सामान का। किसी के घर में मान लो पर्दे विदेशी हैं तो उनको उतार के जला दो। किसी ने कपड़े विदेशी ले रखे हैं, उनको बेशक नए हैं, निकाल के जलाओ। कोई भी प्रोडक्ट इनका हमें यूज नहीं करना। ये था बहिष्कार। किसका यूज करें फिर? अपना। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन किस सन में ज्यादा दिखा? ये 1905। और अगर तुम्हें याद हो 1905 और 6 में 2 शब्द भी आए थे, 5 और 6, और 1929 में। ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह बताया था, BGCD। BGCD क्या है? बी बनारस। बनारस में कौन थे? गोखले। और सी क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता में कौन थे? दादा। दादा याद है? दादा को जानबूझ के उदारवादियों ने खड़ा किया था। अच्छा भाई, ये न्यू जनरल की क्लास है, ऐप वालों को बता रहे हैं। चलो देखो बोर्ड पर, दादा को किसने बनाया था बड़ी चालाकी से?
गोपाल कृष्ण गोखले ने, याद होगा ना। ये गोपाल ने क्यों बनाया, उदारवादियों ने, सारों ने, एक का नाम तो क्या ले, क्योंकि दादा की टक्कर में कौन नहीं खड़े होंगे, लाल बाल पाल। लाल बाल पाल 1905 के बंगाल विभाजन से बहुत परेशान थे और उन्होंने टारगेट बनाया था 1906 में हम लेंगे लीड, लेकिन उन्होंने किसको उठा दिया, दादा। जैसे ही आया दादा इस बार इलेक्शन में है तो लाल बाल पाल ने कहा ये हमारी बेइज्जती है, दादा की बेइज्जती है, अगर हम कहते हैं कि हम लड़ेंगे, दादा का नाम आ गया, अब कोई नहीं बोलेगा, तीनों पीछे हट गए। दादा को बना के और एक शब्द यूज करवा लिया था यहाँ पर, कौन सा शब्द था ये, पहले यहाँ था स्वदेशी, फिर शब्द आया स्वराज, और फिर शब्द आया पूर्ण स्वराज। ये कहाँ है पूर्ण स्वराज, लाहौर में। कौन सी नदी के तट पर, रावी नदी। और कौन था इसमें, जवाहरलाल नेहरू। ये तीन बहुत काम के शब्द हैं और ये बहुत ज्यादा बार आते हैं मिलान करो में, फिर वहां याद नहीं आता। BGCD ये भूलना नहीं है, B बनारस, C कलकत्ता, गोखले और दादा। दादा तो एक ट्रिक के तहत बनाए गए थे ताकि उदारवादी चुपचाप जीत जाएं और उग्रवादी, जिनको वो कह रहे थे हमारे क्रांतिकारी, वो लोग खड़े भी ना हो। दादा के सामने कोई खड़ा होना भी बेइज्जती है दादा की, इसलिए चुप रहते थे। चलो जल्दी से टिक कर लो इसको लास्ट पॉइंट्स में। नेक्स्ट टिक करना, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। अगला भी टिक करो, 16 अक्टूबर 1905, ये काम का है। समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधी। तो ये वंदे मातरम कहाँ फेमस हुआ, 1905 के बंगाल विभाजन में। और 1905 के इस बंगाल विभाजन से पहले ये गाया जा चुका था, क्या तुम जानते हो कब गाया गया था ये, सभी लोग सुन लो इसको, 1896 में कलकत्ता में ही गाया जा चुका था। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्हीं को चट्टोपाध्याय भी कह देते हैं, चट्टोपाध्याय, इनका लिखा था ये। और 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जहां इसको पहले गाया जा चुका था। तो कलकत्ता के लिए कोई नया गीत नहीं था और अब ये जनमानस तक पहुंच गया, एक एक की जबान पर था 1905 में। कौन सा इसलिए बाद में जाके इसको क्या बनाया जाएगा, नेशनल सॉन्ग। एंथम तो जनगण मन है, इसको गाने में आप अच्छी तरह जानते हैं कितने सेकंड्स लगते हैं, 65 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड। किस भाषा में है ये संस्कृत और बंगाली का मिक्सचर है, ज्यादा संस्कृत है इसमें और थोड़ी सी बंगाली भाषा। ये पेपर में बहुत बार आई हैं बातें, इसलिए बताई जा रही हैं, संस्कृत और बंगाली का मिक्सचर। ये टिक करो फटाफट से। शोक दिवस हुआ, बहिष्कार, वंदे मातरम, यहाँ लिख लो ऊपर इसी पेज पर लिखो वंदे मातरम। 1896 इसी पेज पे ऊपर लिख लो, 1896 कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार गाया गया। ये बार बार नहीं बताऊंगी, आज बता रही हूँ, ये दोबारा नहीं बताई जाएगी बात। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। नेक्स्ट लिखो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और उसके बाद लिख लो 1905 में वंदे मातरम जनमानस का गीत बना, फिर हर आदमी के मुंह पे था। 1905 में वंदे मातरम जनमानस का गीत बना। 1 मिनट 5 सेकंड भी लिख लेना, 65 सेकंड। फिर ये नेशनल सॉन्ग कब बना, क्या डेट थी, 24 जनवरी 1900 कब 50, ये भी लिख लो। नेशनल सॉन्ग बना है 24 जनवरी 1950 को। ये पेपर में आता है, वहाँ 26 जनवरी टिक करती है आधी जनता। 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग या राष्ट्र गीत बना, नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रगान भी उसी दिन था, वो अलग था, वो कभी जब आएगा तब बात करेंगे। 24 जनवरी 1950 को। चलो अगला पॉइंट टिक करो इसमें, स्वदेशी और बहिष्कार का प्रचार समूचे देश में करने का काम तिलक, लालाजी और अरविंद घोष ने किया। ये तीनों कौन लोग हैं, ये हैं क्रांतिकारी लड़के। नेक्स्ट टिक करना, इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार हुआ। चलो बाकी कल पढ़ेंगे फिर ये बाकी।